हेलो दोस्तों, यस वेलकम टू अनदर अमेजिंग पावर पैक पावरफुल सेशन ऑफ दिस एनसीईआरटी बेस्ड केटीज पावर नोट्स। दैट इज आज हम शुरुआत करने जाने वाले हैं इकोसिस्टम इस यूनिट की, जहां पे अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ओके बेटा, सो देखो बहुत ही बेहतरीन वे के साथ आज इस चैप्टर के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएंगे। पावर नोट्स आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाता है। पावर नोट्स के थ्रू हम एनसीईआरटी को रिवाइज करते हैं तो अपने आप भाई एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है कि हाँ 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 अब चीजें क्लियर हो रही है। बिल्कुल सही बात है। तो देखो यार, सिर्फ 2 पेज का ये चैप्टर है। चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं बेटा। ओके, अब ये जो नोट्स हैं आपको पता ही है कि टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है बायोलॉजी बॉम्ब नीट, आप सर्च करें या तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है बेटा। चलो शुरुआत करते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बात हो रही है इकोलॉजी की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इकोलॉजी मतलब क्या। तो देखो यार, एनसीईआरटी क्या कहती है आपको कि जैसे यार इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब ये जो इंसान है, अरे भाई हाँ, ये जो इंसान है ना, ये जो इंसान हमें दिखाई दे रहा है, ये किससे बना है? हमें पता है कि सेल से बना है। छोटे छोटे सेल मिलके एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो सेल्स किससे बने? मैक्रोमोलिक्यूल्स से। मैक्रोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको हम जनरलाइज वे में मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। सेल्स बनते हैं, फिर मैक्रोमोलिक्यूल से सेल्स बनते हैं। सेल्स एग्रीगेट होकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, बाद में बन जाते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये तो रहा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एनसीईआरटी कहती है कि एक होता है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ऐसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जब मिल जाते हैं तब बन जाती है अपनी पॉपुलेशन। ओके, जैसे कि मैं मानूं कि मैंने यहाँ पे यार कुत्ते ले लिए, 10 कुत्ते ले लिए, तो वो रहा डॉग का पॉपुलेशन। साथ में अगर मैंने यहाँ पे कैट का भी पॉपुलेशन ले लिया तो 2 पॉपुलेशन हो गए। तो दो पॉपुलेशन मिला के, मतलब 2 या उससे ज्यादा पॉपुलेशन मिला के कम्युनिटीज बनती है। ऐसी कम्युनिटी से इकोसिस्टम और बाद में बायोम बनता है। इस सब डेफिनेशन भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन बात हो रही है कि यार ये इकोसिस्टम मतलब क्या? इकोसिस्टम मतलब क्या यार? तो सिंपल, इकोसिस्टम मतलब आप ऐसे मान लो, इकोसिस्टम मतलब क्या? इकोसिस्टम मतलब एक एरिया है। ओके, उसमें आप रह रहे हो, आपके साथ पेड़ पौधे भी रह रहे हैं, है ना। देयर आर ट्रीज, यहाँ पे ट्रीज भी है, प्लांट्स है, यहाँ पे अदर ऑर्गेनिज्म है, ये सब चीजें है यहाँ पे। साथ ही में इसके पास क्या है? इसका एक अपना एक टेम्परेचर है यार। ओके, यहाँ पे भाई अपने एक सॉइल की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अपने एक सॉइल का। यहाँ पे वाटर भी है, ये कई सारे फैक्टर है। तो मैं कहता हूं कि इकोसिस्टम मतलब क्या? इकोसिस्टम मतलब एक ऐसी जगह मान लो आप, जहां पे बायोटिक और अबायोटिक, दैट इज लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स उसमें इंक्लूडेड है। सही है। तो ये जो इकोलॉजी है, ये इसी इकोसिस्टम का स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? इकोलॉजी इट इज अ सब्जेक्ट व्हिच स्टडीज द इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे बात हो रही इकोलॉजी की। इकोलॉजी मतलब क्या? इकोलॉजी मतलब स्टडी, जहां पे हम ये देखते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, वो हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के इस हेड के अंदर। पॉपुलेशन इंटरैक्शन इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। साथ ही एनसीईआरटी आपको ये भी बताती है कि ये जो लिविंग कंपोनेंट है, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट है, इनके ऊपर ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है जैसे कि टेम्परेचर, वाटर से इसका असर होता है, उसकी भी हम स्टडी इकोलॉजी में करते हैं। सही है। ओके भाई, ओके फाइन। तो ये तो रहा इकोलॉजी के बारे में। नाउ द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया इज रामदेव मिश्रा साहब। बड़ा काम किया था उन्होंने इकोलॉजी को समझाने, इकोलॉजी इस फील्ड में। सो द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया इज रामदेव मिश्रा। तो बात हो रही है बायोम क्या है यार। तो एनसीईआरटी कहती है कि अर्थ जो है, यहाँ पे ये रहा सन, बीच में आपके पास यहाँ पे सन आ गया। ओके, तो ये रहा सन, इस तरीके से ये सन है। ओके, और इस सन के अराउंड यहाँ पे क्या होता है? ये जो अपनी अर्थ है, धरती माता, ये इस तरीके से राउंड 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 गोल चक्कर लगा रही है। बिल्कुल सही बात है। तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे ये बात हो रही है कि अर्थ जो है इट रोटेट्स अराउंड द सन। अर्थ सन के अराउंड रोटेट हो रही है। साथ ही वो जो अर्थ है ऐसे टिल्टेड है बेटा, आपने देखा भी होगा ग्लोब, वो भी टिल्ट रहता है। तो अर्थ ऐसी टिल्टेड रहती है, सही, ऐसी सीधी नहीं है, वो टिल्टेड है। जिसकी वजह से क्या होता है कि किस रीजन में, अर्थ के किसी रीजन के पास ज्यादा सनलाइट आता है, तो कुछ रीजन, मान लो ये पॉइंट दूर है, टिल्टेड है ना ऐसा, तो क्या होता है कुछ रीजन पे सनलाइट कम जाता है इस तरीके से। तो एनसीईआरटी यही कहती है, बिकॉज द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन एंड अर्थ इज हैविंग अ टिल्टेड एक्सिस, देयर इज अ टेम्परेचर, देयर इज अ वेरिएशन इन टेम्परेचर लाइट ऑन द अर्थ। बिल्कुल सही बात है। एंड इसके वजह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स फॉर्म होते हैं।
जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जैसे कि टेम्परेट फॉरेस्ट, जैसे कि डेजर्ट, जैसे कि अर्थ का कुछ एरिया डेजर्ट हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर और लाइट की वजह से, सही है। सो यहाँ पे हमारे पास मिल जाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये सब चीजें क्या है, ये तो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे इनके नाम देंगे कि भाई बायोम मतलब क्या, बायोम मतलब भाई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में वहां पे क्या क्या सीजनल हो रहे हैं, वो सब चीजें बायोम में आती है। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करने वाले हैं बेटा, ओके राइट फाइन। अब इकोलॉजिकल निश मतलब क्या, इकोलॉजिकल निश मतलब क्या, ये जो इकोसिस्टम है अपना, ये जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में अलग अलग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका एक पर्टिकुलर फीचर है, जैसे मान लो एक टाइगर है, वो यार उसका पर्टिकुलर फीचर कि वो क्या खाएगा, मतलब फूड को लेके उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अपने किस जगह पे वो रहेगा, मतलब स्पेस को लेके उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट है, सही है। सो द कंडीशन एन ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड द रिसोर्सेज ऑर्गेनिज्म यूज, तो रिसोर्सेज कौन सा यूज कर रहा है, वो लैंड एज अ रिसोर्स यूज कर रहा है, फूड किसे किस फूड को वो खा रहा है, और उसी के ऊपर वो जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि टाइगर, उसके ऊपर लाइट के रिगार्डिंग उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, पानी के रिगार्डिंग उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसे कहते हैं हम इकोलॉजिकल निश। So, what is ecological niche? It is the condition of an organism that it can tolerate and the resources organism use. It is called as ecological niche of the organism. What is ecological niche? Simple है, जैसे कि मैंने कहा कि आपका niche क्या है, it means कि आप क्या खाते हो, आप कहाँ पे रहते हो, राइट, आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, आप कौन से नोट्स यूज कर रहे हो, मतलब आपका एक तरीके से बायोडाटा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल निश, सही बात है, ओके भाई। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं हमने देखा अभी कि इकोसिस्टम में यार कुछ लिविंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, साथ ही में इकोसिस्टम में टेम्परेचर होता है, सॉइल होता है, वाटर होता है, ये तो रहे नॉन लिविंग आइटम्स, दैट इज अबायोटिक फैक्टर्स। तो हम देखते हैं कि अबायोटिक फैक्टर किस तरीके से इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या असर डालता है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म उसके रिगार्डिंग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो देखो यार, सो टेम्परेचर अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम, ये जो इंडिविजुअल अलग अलग इंडिविजुअल है वो तो भाई हम जैसे हम में भी एंजाइम से कई सारे रिएक्शन एंजाइम के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। द टेम्परेचर अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, इट अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। फ्यू ऑर्गेनिज्म, अब कुछ ऑर्गेनिज्म दे कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज, दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एज यूरीथर्मल एनिमल। जैसे हम भाई, हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम इंडिया में ही रहे, हम कहीं भी दुनिया में मतलब मैक्सिमम जगह पे जाके आराम से रह सकते हैं, क्योंकि हम वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। सो हम हैं यूरीथर्मल एनिमल। While the vast majority, मतलब मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स, दे कैन नॉट टॉलरेट दिस वेरिएशन इन टेम्परेचर। इसलिए हमें क्या होता है कि पर्टिकुलर एनिमल किसी एक ही रीजन में क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां से आप जैसे पेंगुइन को वहां से उठा के इंडिया में लाओगे तो भाई मर जाएगा, क्योंकि these are the animals that cannot tolerate the wide range of temperature, and these kind of animals are called as stenothermal. Steno मतलब short, short मतलब narrow, so stenothermal मतलब narrow range of animals। हम इसे कहते हैं कि भाई narrow range of temperature को tolerate करे, called as stenothermal animals, सही बात है। ओके, अब वाटर देखो किस तरीके से एनिमल को अफेक्ट करता है। सो सम ऑर्गेनिज्म दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, मतलब जहां पे सैलिनिटी ज्यादा है, जहां पे ऑस्मोलरिटी ज्यादा है, जहां पे ज्यादा सॉल्ट है, ऐसे रीजन में भी, ऐसे पानी में भी कुछ ऑर्गेनिज्म रह पाते हैं, उनको हम कहते हैं यूरीहैलीन ऑर्गेनिज्म। जबकि देयर आर सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज, देन दोस एनिमल्स आर कॉल्ड स्टीनोहैलीन ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। तो हमने तो देखा कि टेम्परेचर किस तरीके से ऑर्गेनिज्म के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट हमने ऑर्गेनिज्म को कहा यूरीहैलीन ऑर्गेनिज्म, स्टीनोहैलीन ऑर्गेनिज्म। फिर हमने लाइट वाटर के बारे में बात की, अब हम बात करें लाइट के बारे में। सो देखो लाइट किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। सो लाइट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है, और फोटो पीरियडिज्म, वो भी बिल्कुल सही बात है भाई। प्लांट को फ्लावर कब कंडीशन में, किस कंडीशन में आएगी, ये लाइट डिटरमाइन करता है, उसी को तो हम फोटो पीरियडिज्म कहते हैं, सही है। सो लाइट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस एंड फोटो पीरियडिज्म इन अ प्लांट। लाइट ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स फॉरेजिंग, रिप्रोडक्टिव, माइग्रेटरी एक्टिविटी। भाई लाइट के अकॉर्डिंगली कई सारे ऑर्गेनिज्म अपने रिप्रोडक्टिव पैटर्न शो करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट उनके भाई फीडिंग हैबिट्स भी चेंज होते हैं। सो इस तरीके से लाइट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। सॉइल किस तरीके से अफेक्ट करती है ऑर्गेनिज्म को। सो देखो क्लाइमेट डिटरमाइन द सॉइल कंपोजिशन, भाई कहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है या कहीं पे ज्यादा टेम्परेचर है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक का कंडीशन, सॉइल का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। और सॉइल
के ऊपर डिपेंड करता है? वेजिटेशन। तो सॉइल चेंज होगी अलग अलग बायोम में, तो वहां पे वेजिटेशन भी चेंज होगा, और वेजिटेशन चेंज होगा तो उसके उस वेजिटेशन को खाने वाले ऑर्गेनिज्म भी चेंज होंगे। सो इस तरीके से भाई सॉइल अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना असर दिखाती है। सही है। तो हमने देखा कि ये रहे भाई अबायोटिक फैक्टर। कौन से टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, ये ऐसे फैक्टर है जो ऑर्गेनिज्म के ऊपर मेजोरिटी में असर दिखाते हैं। ये तो रहा कि भाई इन्होंने ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या असर डाला। अब देखते हैं कि इसको ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द रिस्पॉन्स टू द अबायोटिक फैक्टर। सो देखो, अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं भाई, वो क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो आप किसी डेजर्ट एरिया में गए, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो ऐसा नहीं होता कि आपके बॉडी का भी टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया। आपकी बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग करा देती है, स्वेटिंग करा देती है, स्वेटिंग करा देती है, और खुद के बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है। इसी फिनोमेनन को होम्योस्टेसिस कहते हैं। इट इज द ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, इट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। क्योंकि अगर हमारे बॉडी ने खुद का टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं किया, राइट, तो क्या होता है, तो भाई अपना टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो एंजाइम्स अफेक्ट हो जाएंगे, फिर अल्टीमेटली तो भाई डेथ इनहिबिटेबल हो जाएगी। तो एंजाइम्स को मेंटेन करने के लिए, मतलब थ्रू वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन जो अपने बॉडी में मेंटेन हो रहे हैं, कैरी आउट हो रहे हैं, उसको मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कैसे मेंटेन किया जाता है होम्योस्टेसिस? या होम्योस्टेसिस मेंटेन किया जाता है फॉर एग्जांपल बाय फिजियोलॉजिकल मीन। जैसे कि हमें समर में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, बॉडी खुद का टेम्परेचर कम रखना चाहती है, तो स्वेट के फॉर्म में भाई हीट को बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है। शिवरिंग होती है विंटर में, हम बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हम इस तरीके से शिवर करते हैं, शिवर करते हैं तो एटीपी बनते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो इस तरीके से हम होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहे हैं। ओके, अब देखो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं भाई, जैसे कि लिजार्ड हो गया, वो क्या करता है ठंड में, वो तो ऐसे शिवर नहीं करता है, वो धूप में जाके बैठता है। सो इन विंटर दिस लिजर्ड बास्क इन अ सन। नाउ अब देखो यहाँ पे ऑल बर्ड्स और एनिमल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ऑल बर्ड्स और एंड एनिमल, ऑल बर्ड्स एंड एनिमल। अब ये क्या कर रहे हैं, ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट दे आर कैपेबल ऑफ सच रेगुलेशन। ये सभी सभी बर्ड्स और सभी एनिमल ये खुद के बॉडी का टेम्परेचर इन मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट कर पाते हैं। ओके, और इसलिए इन एनिमल्स को हम रेगुलेटर्स कहते हैं, क्योंकि ये खुद के बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ा तो अपना टेम्परेचर भी बढ़ गया, बाहर का टेम्परेचर कम हो गया तो अपना टेम्परेचर कम हो गया, ऐसा नहीं है। अपने बॉडी का टेम्परेचर एक फिक्स रेंज में ही मूव करता है, राइट। जैसे कि 98 फ़ारेनहाइट एक नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है बॉडी का। ओके, तो भाई साहब ये बात हो गई, तो हमने कहा कि हम तो रेगुलेटर हैं। अब देख तो, अब मेजॉरिटी ऑफ एनिमल क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल क्या करते हैं बेटा, दे कैन नॉट, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड ऑल प्लांट, सो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स, सभी के सभी प्लांट्स, दे कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, खुद के बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं मेंटेन कर पाते यार? देखो जैसे कि हम तो मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसे हम शिवर करेंगे एटीपी लगेंगे बेटा, राइट, पानी को बॉडी से बाहर निकालना है, अल्टीमेटली वेरियस फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होगी, तो भाई स्वेटिंग होगी, तो एनर्जी तो यूज होगी, तो ये एनर्जी यूज होगी, इस एनर्जी को बचाना चाहते हैं 99% ऑफ एनिमल, इसलिए वो क्या करते हैं, खुद के बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। सो दीज एनिमल रिजाइन देमसेल्फ टू द सराउंडिंग कॉल्ड एज कन्फर्मर। और भाई ये क्या करते हैं, खुद के बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कन्फर्मर। दीज आर कन्फर्मर्स। व्हाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन? एनसीईआरटी आपको पूछती है कि जो पोलर रीजन में जहां पे भाई बर्फ छाया हुआ है, वहां पे ये जो स्मॉल एनिमल्स हैं ये हमें दिखाई क्यों नहीं देते? एक्चुअली इसका क्या रीजन है, देखो जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ये ज्यादा होता है बेटा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ये ज्यादा होता है स्मॉल एनिमल का। अगर ये रेशो ज्यादा हो रहा है मतलब बॉडी सरफेस ज्यादा एक्सपोज हो रहा है, मतलब बॉडी ज्यादा लूज करती है हीट, और इसलिए छोटे एनिमल ये कोल्डर रीजन में रह नहीं पाते हैं। और इसलिए कोल्डर रीजन जैसे कि पोलर एरियाज में हमें यही इस टाइप के पोलर बियर टाइप के ही एनिमल्स दिखाई देते हैं। सही है, ओके। सो कन्फर्मर्स आइदर माइग्रेट और सराउंड इन द सराउंडिंग। अब ये जो कन्फर्मर्स है ये तो हमने देखा कि ये तो टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, बाहर का टेम्परेचर बढ़ा इनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बाहर का टेम्परेचर कम हुआ इनके बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। तो ये क्या करते हैं, खुद को बचाने के लिए वो एक तो
जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां से भाग जाते हैं, माइग्रेट कर देते हैं, या तो फिर भाई अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जहां पे एंजाइम की जरूरत है ये सभी के सभी सस्पेंड कर जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, भाई मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। सही है। तो देखो यार माइग्रेटर्स कौन कौन है, देखो। देखो, organisms can move away temporarily from the stressful habitat to a more hospitable area and return when the stressful period is over. अब कई सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जहां पे मान लो वो टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर पा रहे तो वहां से भाग जाते हैं। ओके, फिर धीरे धीरे सीजनल वेरिएशन होगी, टेम्परेचर नॉर्मल आ जाएगा तो फिर से अपने ओरिजिनल हैबिटेट में रिटर्न आ जाएंगे। ऐसे ऐसे कन्फर्मर्स को हम माइग्रेटर्स कहेंगे। सही है। ओके नाउ, जैसे कि केवलाडोर नेशनल पार्क भरतपुर का राजस्थान में है। ओके, इट होस्ट द थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम द साइबेरिया। यहाँ पे कई सारे बर्ड जो साइबेरिया से आते हैं बेटा इधर। ओके, क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर उसको टॉलरेट नहीं कर पाते तो इंडिया में आते हैं। साइबेरियन बर्ड्स, ये देखो ये माइग्रेटर्स है। अब देखो कुछ कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, सम एनिमल्स, इन एनिमल्स द ऑर्गेनिज्म इफ अनएबल टू माइग्रेट, कुछ ऑर्गेनिज्म भाई माइग्रेट नहीं कर पा रहा है, जहां पे स्ट्रेसफुल हैबिटेट है वहां से भाग नहीं पा रहा है, तो वो क्या करते हैं, इट रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड गोज इनटू द स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। ये लोग क्या करते हैं, ये अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बिल्कुल कम कर देते हैं। ओके, मतलब क्या होगा कि अपने एंजाइम्स को बिल्कुल ही बोलेंगे कि काम मत करना, ऐसे बैठ जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या करे, खुद को पॉज, जैसे कि मान लो पॉज की बटन दबा दी अपने। ओके, तो ये बात हो रही है। सम ऑर्गेनिज्म्स दे आर अनेबल टू माइग्रेट, दे रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड दे गो इनटू द स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। इनको हम कहते हैं सस्पेंड, वो खुद को क्या करे, सस्पेंड कर देते हैं। ओके, जैसे कोई अगर विंटर में खुद को सस्पेंड करता है तो हम कहेंगे कि वो जो एनिमल है हाइबरनेट कर रहा है। सस्पेंड करना मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी को फ्रीज कर देना। अब कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कर रहा है, ऐसे सस्पेंड हो गए। तो अगर कोई विंटर में सस्पेंड करता है खुद के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को तो उसे उस फिनोमेनन को हम कहते हैं हाइबरनेशन। कोई अगर समर में सस्पेंड हो जाता है तो उससे हम कहते हैं एस्टिवेशन। सिंपल है बेटा, समर मतलब एस्टिवेशन, समर का एस आ रहा है देखो, समर में एस है और एस्टिवेशन में भी एस है, इस तरीके से कंफ्यूज नहीं हो गए। समर में जो हो रहा है उसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। और कुछ जूप्लैंक्टन्स रहते हैं। जूप्लैंक्टन्स मतलब क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटिस्ट। ये क्या करते हैं भाई, वो भी डॉर्मेंट हो जाते हैं, वो भी अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टॉप कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। उस फिनोमेनन को हम कहते हैं डायापॉज, उस फिनोमेनन को हम कहते हैं डायापॉज। डायापॉज इज रिलेटेड विद द जूप्लैंक्टन। सही है। ओके, हाइबरनेशन ये विंटर में पाया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। देखो अब अडेप्टेशन नाउ। अब क्या होता है यार, इस स्ट्रेसफुल कंडीशन से डील करने के लिए कुछ एनिमल्स ने अपने आप में बदलाव कर लिए हैं, उससे हम कहते हैं एडेप्टेशन, ताकि स्ट्रेसफुल कंडीशन में खुद को वो भाई वहां पे वो सर्वाइव कर सके। देखो एडेप्टेशन, व्हाट इज एडेप्टेशन? एडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट एनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। कुछ ऑर्गेनिज्म ने मॉर्फोलॉजिकल, कुछ ने फिजियोलॉजिकल, कुछ ने बिहेवियरल एडेप्टेशन बाय एडेप्ट कर लिए हैं, जिसके वजह से वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी रह पाते हैं। इनके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे कि कांगारू रैट। कांगारू रैट बेटा डेजर्ट में रहती है नॉर्थ अमेरिका से। अब ये डेजर्ट में तो पानी की कमी होती है, तो इसको पानी मिलता नहीं पीने के लिए, तो देखो इसने क्या किया। टू मीट इट्स वाटर रिक्वायरमेंट, ये क्या क्या है, फैट का ऑक्सीडेशन करा देती है जहां पे पानी बन जाता है, राइट, एज अ बाय प्रोडक्ट पानी बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। देखो खुद फैट का ऑक्सीडेशन करा के वो पानी बना रही है। ओके, तो देखो एडेप्टेशन हो गया। जैसे कि डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं भाई, रात में टोमेटो ओपन रखते हैं, दिन में टोमेटो क्लोज रखते हैं, जैसे नॉर्मल प्लांट के विपरीत वो काम कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं डेजर्ट प्लांट। ये शो करते हैं इनके स्टोमेटा संकन रहते हैं, मतलब अंदर की तरफ झुके हुए रहते हैं, सरफेस से अंदर की तरफ रहते हैं, उसे हम संकर स्टोमेटा कहते हैं। ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करना चाहते हैं और एक कैम पाथवे को फॉलो करते हैं। ऑफोनचिया डेजर्ट प्लांट ये क्या करते हैं बेटा, अब ये जो प्लांट है देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपने लीफ को, लीफ ये डेजर्ट में रहने वाले प्लांट है, लीफ से बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है, तो इन्होंने क्या किया, अपने लीफ को, ये जो इतना बड़ा लीफ होता है बेटा, ये जो लीफ होता है इस तरीके से, ये जो लीफ होता है इस लीफ को उन्होंने ऐसे स्पाइन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, देखो इन्होंने भी एडेप्टेशन शो किया, लीफ को स्पाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैमल जो है कोल्ड क्लाइमेट के, ये क्या करते हैं देखो, अब जो कोल्ड क्लाइमेट के जो मैमल है इन्होंने क्या किया, इनमें हमें क्या दिखाई देता है, इनके पास भाई देखो जो एक्सट्रीमिटीज है वहां से सबसे ज्यादा हीट लॉस होती है, इसलिए देखो आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, है ना, ठंड में, तो यहां से सबसे ज्यादा हीट लॉस होती है एक्सट्रीमिटीज से। तो अगर ये एरिया अगर बड़ा है तो यहाँ पे ज्यादा और ज्यादा हीट लॉस होगी। तो ये जो मैमल्स है
जो कि कोल्डर एरिया में रहते हैं, उन्होंने क्या किया कि अपने कान, इन्होंने क्या किया कि अपने कान और अपने पैर ये क्या कर लिए, बहुत ही छोटे कर दिए ताकि हीट लॉस ना हो, राइट। तो कोल्ड क्लाइमेट में एडेप्टेशन के लिए इन्होंने अपने ईयर, अपने कान और अपने पैर छोटे कर लिए हैं। ओके, तो इसे कहते हैं हम एलन्स रूल, इसे कहते हैं एलन्स रूल। ये भी तो एडेप्टेशन हो गया ताकि कोल्ड इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। ओके, पोलर सील, पोलर सील जो रहता है बेटा, देखो ये पानी में रहता है, तो ये क्या करता है, अपने बॉडी में फैट डिपॉजिट कर देता है, राइट। मतलब आउटर मोस्ट बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट कर देगा स्किन के नीचे, जिससे कहते हैं फ्लैट ब्लबर। वो एज ए इंसुलेटर काम करता है। तो देखो इसने किस तरीके से ठंड से खुद को बचा लिया। तो हम एडेप्टेशन पढ़ रहे हैं बेटा। ओके, जैसे लिजर्ड अभी हमने पढ़ा, वो क्या करता है, सन में जाके बैठे जाता है। दिस इज द बिहेवियर एडेप्टेशन, बिहेवियर शो कर रहा है। तो एमसीक्यू नीट 2021 में पूछा गया था बेटा। ओके, कि यार ये बिहेवियर एडेप्टेशन है, और यहाँ पे जो अभी हमने देखा फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, इस तरीके से। जैसे कोई एनिमल्स क्या करते हैं, बहुत समुद्र के एकदम सतह पे, एकदम नीचे नीचे रहते हैं, एकदम नीचे। तो यार इतने बड़े समंदर का प्रेशर उनके बॉडी के ऊपर आ रहा है, और इस प्रेशर के वजह से जो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोटीन्स है वो डैमेज हो सकते हैं बेटा। ओके, मतलब कई सारे एंजाइमेटिक प्रोसेस से डैमेज हो सकती है। इसलिए ये एनिमल्स बायोकेमिकल एडेप्टेशन शो करते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जिस जो प्रोटीन्स इस प्रेशर की वजह से अफेक्ट ना हो। दिस इज कॉल्ड एज अ बायोकेमिकल एडेप्टेशन। एमसीक्यू पूछा गया था नीट 2021 में बेटा। सही है। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई आगे क्या चल रहा है। जैसे अल्टीट्यूड सिकनेस, ये भी एक एडेप्टेशन है। देखो मान लो आप चले गए ऐसे माउंटेन के ऊपर, वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो ऑक्सीजन भाई अंदर डिफ्यूज नहीं कर पाता है अल्वियोलाई में। ऐसे में नौशिया, फटीग और हार्ट पाल्पिटेशन, धड़कनें तेज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं अल्टीट्यूड सिकनेस, जिसे हम अल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं ना। अब इसके साथ हम कैसे डील करेंगे, तो बॉडी क्या करती है, एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन सिक्रीट कर देती है, जिसकी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन को राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है हीमोग्लोबिन से, और मैक्सिमम ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर किया जाता है। अब ये जो हमने एडेप्टेशन शो किया, इसे ही हम अक्लमटाइजेशन कहते हैं। हम कहेंगे कि अब हम अक्लमटाइज हो चुके हैं। दिस इज अ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। ये कौन सा एडेप्टेशन है बेटा, ये एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। सही है। तो ये तो रहे ऑर्गेनिज्म के ऊपर किस तरीके से अबायोटिक फैक्टर एक्ट करते हैं, और उसके रिस्पॉन्स में किस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है ये अपना एडेप्टेशन शो करता है, या कुछ ऑर्गेनिज्म रेगुलेटर्स होते हैं, ये अभी हमने देखा। अब पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन मतलब क्या, सेम स्पेसीज का एक ग्रुप है तो हम कहते हैं कि वो पॉपुलेशन है। जैसे ह्यूमंस का एक आपने ग्रुप बना दिया तो हम कहेंगे वो ह्यूमंस की पॉपुलेशन है। कुत्तों का ग्रुप बना दिया तो हम कहेंगे कुत्तों की पॉपुलेशन है। सही है। तो वो तो रहा पॉपुलेशन। अब एनसीईआरटी यहाँ पे कहती है कि यार आप एक काम करो, एनसीईआरटी आपको बोल रही है कि एक प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये जो एज ग्रुप है, प्री रिप्रोडक्टिव मतलब क्या, मान लो 0 से 14 साल। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब मान लो 15 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स, जहां पे 45 ईयर्स पे तो मेनोपॉज हो जाता है। तो हम मान रहे हैं कि प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, और 45 के बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। ओके, तो एनसीईआरटी कहती है कि आप एक काम करो, ग्राफ निकालो। तो मान लो आपने ऐसे ग्राफ निकाल दिया, आपने क्या किया, ऐसे ग्राफ निकाल दिया है। ये रहा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, आपको ऐसे मिला। अब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का यार बहुत ज्यादा लोग इस पर्टिकुलर रीजन, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के आपके कंट्री में है, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन शो करेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन करने वाले लोग ज्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है वो बढ़ा देंगे। सही है। यहाँ पे वो नए नए बच्चे पैदा कर रहे हैं ना यार, तो नए नए बच्चे यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो हमें ये दिखता है कि रिप्रोडक्टिव से ये जो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप में आने वाले इंडिविजुअल बढ़ गए हैं। किसने बढ़ाया, इन्होंने ही बढ़ाया। तो ऐसे हालात में हमें इस टाइप से कर्व दिखाई देता है। ये देखो, मतलब इसका बेस ज्यादा है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का जो बेस है थोड़ा कम हो गया, और उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव का और कम हो गया। तो इसे हम कहते हैं कि भाई ये जो पॉपुलेशन है एक एक्सपांडिंग पॉपुलेशन है। ओके बेटा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल विजुअल्स के साथ हमने C3 सीरीज में देखा भी है। अब देखो स्टेबल पॉपुलेशन मतलब क्या, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है, और यहाँ पे अपने इंडिविजुअल ऐड कर रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं कर रहा है। मान लो कि हम दो हमारे एक, हम दोनों हो गए तो हमारा एक ही, ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है। और ज्यादा बच्चे, ये जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, ज्यादा बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें हमें दिखाई देती है कि ये जो पॉपुलेशन है स्टेबल पॉपुलेशन है। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है बेटा,
अब ये डिसाइड करते हैं लोग, जैसे कि नॉर्वे में ये कहते हैं कि यहाँ पे रहने का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो वो लोग बच्चे नहीं होने देते। और ऐसे हालात में हमें ये दिखाई देता है कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है बहुत कम हो चुका है। और ये जो ग्राफ हमें मिल रहा है जहाँ पे हमें ये येलो कलर छोटा दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू दिस ब्लू कलर, तो हम कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। तो आपको एक ग्राफ देके पूछा जाता है कि यार ये ग्राफ देंगे, आपको एग्जाम में पूछेंगे कि ये ग्राफ कौन सा है, तो एक्सपांडिंग, एक्सपांडिंग का बेस बहुत ब्रॉड रहेगा। स्टेबल मतलब क्या भाई, प्री और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप दोनों का भाई यहाँ पे जो लेंथ है सेम रहेगी, राइट, विड्थ सेम रहेगी। और यहाँ पे डिक्लाइनिंग में क्या होगा, ये कम हो गया, ये कम हो गया, प्री रिप्रोडक्टिव वाला कम हो गया, तो हम कहेंगे कि डिक्लाइन हो रहा है, सही। तो ये सिंपल सा एमसीक्यू यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद ये ग्राफ तो आपको पता ही है कि किसी भी पॉपुलेशन में क्या होता है बेटा, किसी भी पॉपुलेशन में बहुत ही सिंपल है, अगर लोग आते हैं तो उस पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी, सही है, अगर लोग आते हैं तो उस पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी, ये तो बात आप मान रहे हो, ओके, क्यों भाई साहब, हाँ। तो यहाँ पे देखो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके ऊपर कोई कुछ भी कंफ्यूजन मतलब नहीं होगा आपको। देखो ये पॉपुलेशन है, यहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं, मतलब इमिग्रेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बढ़ेगी, हम कहते हैं प्लस, ओके। मान लो यही पॉपुलेशन है, इसमें और ज्यादा नए बच्चे यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये भी प्लस पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं। मान लो ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में भाई लोगों की डेथ हो रही है, तो हम कहते हैं कि मॉर्टेलिटी की वजह से ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है। अब ये जो पॉपुलेशन है, यहाँ से लोग किसी और एरिया में जाके रह रहे हैं, मतलब इमिग्रेट कर रहे हैं, तो इसके वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है, सिंपल, ओके, राइट। चलो अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द ग्रोथ मॉडल्स। तो ग्रोथ मॉडल में हमारे पास दो टाइप के कर्व हमें मिलते हैं, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब क्या, देखो अब जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं, व्हेन द रिसोर्सेज इन द हैबिटेट अनलिमिटेड, हमें ये दिखाई देते हैं कि उस एरिया में, उस हैबिटेट में वो जो स्पेसीज है बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाती है। देखो यहाँ पे टाइम के साथ ये जो स्पेसीज है बढ़ते 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 और ज्यादा बढ़ रही है, तो हमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है। इट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसका फॉर्मूला भी सिंपल दिया है, डी एन बाई डी टी, दैट इज चेंज इन पॉपुलेशन इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू इनटू एन, सही है। और इस तरीके से इसका फॉर्मूला एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई रेज़ टू द पावर आर टी, ये सेम फॉर्मूला हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ा था। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, लेकिन एनसीईआरटी ये कहती है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि आपके पास न्यूट्रिशन अनलिमिटेड हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें रियलिटी में लॉजिस्टिक ग्रोथ दिखाई देती है। सो देखो यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ मतलब क्या, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर हैज अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ऐसा नहीं होता। इसलिए क्या होता है कि शुरुआत में ये जो पॉपुलेशन ऐसे 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 बढ़ती है, और फिर क्या होता है, ये पॉपुलेशन बढ़ते 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 ऐसे ऊपर नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन लिमिटेड हो गए, और उसके वजह से ये जो पॉपुलेशन है इस तरीके से स्टेबल हो जाती है, पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। तो देखो इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर को ही एक हैबिटेट सपोर्ट कर पाता है, जिसके बाद बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, सही है। अब ये जो लिमिट, इसके बाद ये भाई, अब इसके बाद ये यहाँ पे ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, ओके, आपने मैक्सिमम ग्रोथ अचीव कर ली है, अब वो जो हैबिटेट है ये सपोर्ट नहीं कर पाता है, इसलिए तो गवर्नमेंट अभी पॉपुलेशन को लेके एक बिल भी लाने वाली है बेटा, सही है। तो ये जो लिमिट मुझे दिखाई देती है उसे हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। ये जो मैक्सिमम लिमिट मुझे दिखाई देती है, इसके बाद भाई ग्रोथ नहीं होगी, इसे हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, सही है। तो इसका लॉन्ग फॉर्म है dn by dt इक्वल टू r into n k minus n डिवाइडेड बाय k। अब इस फॉर्मूला को भाई जैसे के वैसे आपने याद कर लेना है, और यहाँ पे ये देखो ये जो हमें कर्व यहाँ पे मिल रहा है, उस कर्व को हमें नोट डाउन करना है कि किस तरीके से यहाँ पे हमें ग्रोथ मिल रही है। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इट इज कॉल्ड एज लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो सबसे पहले लॉजिस्टिक ग्रोथ में मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दिया, सबसे पहले तो धीरे 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 ग्रोथ होने लगती है पॉपुलेशन की, लैग फेज। अब कई सारे लोगों का जन्म हो चुका है, अब वो भी भाई रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें दिखाई देता है फेज ऑफ एक्सेलरेशन, सही है। उसके बाद हमें दिखाई देता है फेज ऑफ एक्सेलरेशन फॉलोड बाय स्लोली इंक्रीज कॉल्ड एज फेज ऑफ डिसलेशन और असिम्प्टोम। इसके मतलब भाई अब न्यूट्रिशन इसके बाहर, अब ये जो हैबिटेट सब सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उसे हम कैरिंग कैपेसिटी कह रहे हैं, और इसकी वजह से ये जो पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है कॉल्ड एज असिम्प्टोम, सही है। तो कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या, maximum ability, this is the limit of a nature to support the population, this is called as a carrying capacity, सही। अब देखते हैं कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है, कि भाई
अभी हमने देखा कि ये जो इकोसिस्टम था, इस इकोसिस्टम में कई सारे ऑर्गेनिजम्स थे और यहाँ पे इसी इकोसिस्टम में कई सारे अबायोटिक फैक्टर भी थे, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल। इन्होंने इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर असर डाला, उसको ऑर्गेनिज्म ने रिस्पॉन्ड किया, वो अब तक हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि ये जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, कॉल्ड एज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो ये देखो प्रीडेशन के बारे में बात हो रही है। सो प्रीडेशन मतलब क्या? प्रीडेशन मतलब क्या? जैसे टाइगर डियर को खाता है, तो एनसीईआरटी कहते हैं कि एक ही एग्जांपल नहीं है कि जहाँ पे हमें प्रीडेशन दिखता है। प्रीडेटर्स मतलब क्या? जैसे कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है, प्रीडेशन है। एक बर्ड किसी सीड को खा रहा है, वो भी प्रीडेशन है, ये एनसीईआरटी हमें बताती है। अब देखो आगे। प्रीडेटर्स कीप द पॉपुलेशन ऑफ प्रे अंडर कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि जो प्रीडेटर है बहुत खतरनाक है और हमारे लिए हानिकारक है, नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट है प्रीडेटर्स का होना। जैसे अगर टाइगर नहीं रहे फॉरेस्ट में तो डियर की तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए प्रीडेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीडेटर कीप द पॉपुलेशन ऑफ प्रे अंडर कंट्रोल। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिया है कि एक बार क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया में, प्रिकली पियर कैक्टस। अब ये जो कैक्टस है दिखने में बहुत अच्छा है, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं था, तो कुछ लोगों ने ज्यादा दिमाग लगाया, ऑस्ट्रेलिया में इसको लगाना शुरू कर दिया, तो इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। ओके, बहुत ज्यादा रैपिडली स्प्रेड हो जाता है। तो क्या हुआ कि लोग परेशान हो गए कि अब खुद को कैसे बचाएं, क्योंकि इसका इसका प्रीडेटर अवेलेबल ही नहीं था ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की स्पेसीज तो है नहीं है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में क्या किया गया, इसका जो प्रीडेटर है विच इज ऑस्ट्रेलिया कॉज अ हैवोक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली लैटर कैक्टस फीडिंग मॉथ। उसके बाद यहाँ पे मॉथ को इंट्रोड्यूस किया गया। एक मॉथ आता है, वो कैक्टस को खाता है, उसके बाद ही इस कैक्टस की पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाई। सही है, तो प्रिकली पियर कैक्टस ये आपको केस स्टडी दी गई है। वैसे ही हमको एनसीईआरटी ये बताती है कि भाई प्रीडेशन बुरी बात नहीं है। देखो अभी हमने कैक्टस का एग्जांपल देखा कि प्रीडेशन कितना ज्यादा जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया में प्रीडेटर नहीं था तो कैक्टस कितना ज्यादा फैल गया था। वैसे एनसीईआरटी हमें बताती है कि प्रीडेटर्स मेंटेन द स्पेसीज डाइवर्सिटी। जहां पे एक बार क्या हुआ, देखो स्टारफिश फिकास्टर इज एन इंपॉर्टेंट प्रीडेटर। अब ये जो स्टारफिश है वो एक बहुत अच्छा प्रीडेटर है। When all the starfish were removed experimentally, अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां पे स्टारफिश को हटा दिया गया, तो क्या हो गया, जैसे स्टारफिश को हटा दिया तो मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट बिकम एक्सटिंक्ट। तो एक्चुअली क्या हो रहा है बेटा, कई सारे स्पीसीज थी ऐसे ऐसे जिसको ये जो स्टारफिश थी, ये इसको खा जाती थी, इस तरीके से इसको खा जाती थी। जैसे स्टारफिश को हमने हटा दिया तो यहाँ पे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, तो मान लो स्टारफिश इस बड़े वालों को खा रही थी तो बड़ा वाला कंट्रोल में था। जैसे स्टारफिश को हमने हटा दिया तो ये बड़े वाले ने छोटे वालों को खाना शुरू कर दिया, उसको रोकने के लिए कोई नहीं है, और इसके वजह से कई सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई बेटा। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब ये जो रहता है, ये जो प्रीडेटर होता है, ये क्या करता है, देखो अब प्रीडेटर प्रे को मारता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि टाइगर एक दिन निकला और सब डियर को मार दिया। तो ये जो प्रीडेटर्स होते हैं ना बेटा, हम कहते हैं वो प्रूडेंट प्रीडेटर है, मतलब जितना उनका खाना होता है उतना ही वो खाता है, मजे के लिए नहीं मारता डियर को। तो देखो यहाँ पे तो प्रीडेटर भी है जो प्रे है, तो वो भी प्रीडेशन से बचाने के लिए कुछ एडेप्टेशन शो करते हैं। जैसे कुछ स्पीसीज, सम स्पीसीज आर क्रिप्टिकली कलर्ड, जैसे कैमोफ्लेज शो करते हैं कुछ स्पीसीज, उसे हम कहते हैं कैमोफ्लेज शो करना। मतलब क्या है कि कुछ कुछ इनसे क्या करते हैं भाई, उनका जो कलर रहता है वो पेड़ के जैसा रहता है, तो पेड़ में वो बैठे हैं वो दिखाई नहीं देते, इस फिनोमेनन को हम कैमोफ्लेज कहते हैं। मोनार्च बटरफ्लाई क्या करता है भाई, मोनार्च बटरफ्लाई ने उसके बाद उसकी टेस्ट बहुत गंदी है, इतनी नहीं गंदी टेस्ट है इसकी, और इसलिए कोई प्रेडेटर उसको मार नहीं पाता है। सही है। अब देखते हैं अकाशिया कैक्टस। अब ये जो कैक्टस है इसके पास भाई दिस प्लांट्स हैव थॉर्न टू अवॉइड कैटल। इसके पास क्या है, इसके पास थॉर्न्स होते हैं और ये प्रीडेशन अवॉइड कर रहा है। अब कैटल इसको नहीं खाती है। ओके, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस क्या है, कैलोट्रोपिस ये जो प्लांट है इसके अंदर पॉइजन होता है, ये खतरनाक होता है, तो अगर कैटल इसको खा लेगी तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। ये सही बात है बेटा। ओके, सो दिस इज अ पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ओके, और इसलिए ये मतलब कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस कर रहा है ताकि ये कैटल को अवॉइड कर सके। तो देखो प्रीडेशन को अवॉइड करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म ने अलग अलग तरीके यहाँ पे अपनाए हैं। अब देखो कुछ कंपटीशन के बारे में बात करते हैं, दिस इज अनदर टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब एनसीईआरटी ने, डार्विन ने कहा कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। डार्विन सेड द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इट इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। भाई अलग अलग स्पेसीज जो है किसी एक फूड को खाने के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती है, जिसके वजह से इवोल्यूशन हुआ, इसे डार्विन साहब ने माना था।
बट यहाँ पे देखो, बट एनसीईआरटी कहते हैं ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी कहते हैं ऐसा नहीं है कि कंपटीशन तभी हो जब, देखो यार सिंपल, मान लो ये एक फूड है, लेट्स से कि ये डियर है, लेट्स से दिस इज अ डियर, ओके। अब डियर को भाई टाइगर भी खाना चाहता है और इस डियर को लॉयन भी खाना चाहता है, दोनों अलग अलग स्पीसीज है। तो डार्विन ने कहा कि ये दो स्पीसीज अब एक दूसरे से कंपीट करेगी ताकि इस डियर को खा सके, और जो भाई इसके वजह से इवोल्यूशन हुआ है, ऐसे डार्विन साहब ने माना था। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब दो स्पीसीज एक दूसरे से रिलेटेड हो तभी कंपटीशन होगी। टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज ये भी एक दूसरे के साथ कंपीट कर सकती है, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज एक दूसरे के साथ कंपीट कर सकती है, ये यहाँ पे बात हो रही है बेटा, ओके राइट। तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है। So totally unrelated species could also compete for the same resources. जैसे कि फ्लेमिंगो बर्ड होता है और जो समंदर में जो फिश होती है, ये दोनों जू प्लैंक्टन तो प्रोटीज छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाती है। सो फ्लेमिंगो और रेसिडेंट फिशेज compete for their food, ये तो दोनों अनरिलेटेड है, फिर भी कंपटीशन है। तो ये एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है कि नॉट नेसेसरी कि दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो तभी कंपटीशन होगी। एनसीईआरटी हमें बताती है कि एक इंटरफेरेंस कंपटीशन भी होता है। देखो क्या इंटरफेरेंस कंपटीशन मतलब क्या, द फीडिंग इफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्पीसीज। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि व्हाट इज इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो अब गैलापागोस आइलैंड था बेटा, गैलापागोस आइलैंड वही डार्विन वाला, वहां पे क्या हुआ, वहां पे अबिंगटन टॉर्टॉइस थे और वो घास को खा के अपनी जिंदगी बिता रहे थे। जब लोग गए वहां पे रहने के लिए तो लोगों ने अपना दिमाग लगाया, जाते जाते लोग गोट लेके गए, सही है। तो गोट वहां पे लेके गए, गोट ने रिप्रोडक्शन किया। अब गोट भी ग्रास को खाती है, अबिंगटन टॉर्टॉइस भी ग्रास को खा रहे हैं, लेकिन अबिंगटन टॉर्टॉइस तो धीरे धीरे खाते हैं, गोट तो जल्दी जल्दी ग्रास खा रही है। ओके, इसकी वजह से ग्रास कम हो गया और अबिंगटन टॉर्टॉइस भाई वहां से डिसअपियर हो गए। तो इसे कहते हैं इंटरफियरेंस कंपटीशन। सो अबिंगटन टॉर्टॉइस इन द गैलापागोस आइलैंड बिकेम एक्सटिंक्ट आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द आइलैंड apparently due to greater browsing efficiency of a goat. This is called as interference competition. ऐसा नहीं हुआ कि गोट ने टॉर्टॉइस को मारा, लेकिन गोट ने भाई वो फूड खा लिया जिसकी वजह से गोट यहाँ पे टॉर्टॉइस ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो गए। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन देखो क्या करता है, इंटरफेरेंस कंपटीशन लीड्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ वीकर स्पीसीज। यहाँ पे वो जो टॉर्टॉइस था वीक पाया गया तो वो डिसअपियर हो गया। दिस इज कॉल्ड एज द गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दिस इज कॉल्ड एज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो बेटा एनसीईआरटी मतलब एग्जाम में आपको हो सकता है कि ये एग्जांपल दे दे, अबिंगटन टॉर्टॉइस इन गैलापागोस आइलैंड डिसअपियर्ड। भाई ये बताओ ये क्या है, ये इंटरफेरेंस कंपटीशन है जिसकी वजह से अबिंगटन टॉर्टॉइस डिसअपियर हो गई। इसे हम कहते हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूड कर दिया टॉर्टॉइस को। ओके, अब देखते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है। अब कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है, देखो कॉर्नेल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया बेटा, कॉर्नेल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने हमें क्या बताया कि देखो मैं इसका आपको विजुअल्स भी दिखाता हूं। व्हेन अ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नाकल बैलेनस वे रिमूव्ड, कैथामलस एक्सपांडेड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये देखो बेटा, अब ये देखो है ना, तो ये देखो एक्चुअली क्या हुआ है यहाँ पे, ये बात समझने की कोशिश करो। सो लार्ज बार्नाकल्स बैलेंस, ये जो लार्ज बार्नाकल है ये डोमिनेट्स एंड एक्सक्लूड द स्मॉल कैथामलस फॉर्मेट जोन। तो ये लार्ज बार्नाकल से ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं बार्नाकल, सही है। ये क्या करते हैं, ये यही इस तरीके से सतह के पास रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे ओशन है उसके पास ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये खुद को ड्राई हो नहीं होने देना चाहते, तो टाइड आती है तो इनको पानी मिलते रहता है, तो यहाँ पे रहना पसंद करते हैं, ये डोमिनेट कर जाते हैं। अब यहाँ पे कॉर्नेल साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, इनको हटा दिया। किसको, ये जो डोमिनेटिंग है बैलेंस को हटा दिया। जैसे बैलेंस को हटा दिया तो देखो क्या हुआ, देखो जैसे बैलेंस को हटा दिया तो ये जो कैथामलस है वो बढ़ गया। व्हेन द बैलेंस वाज रिमूव्ड, कंपटीशन रिलीज ऑकर्ड वेयर द कैथामलस डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रामेटिकली। तो यहाँ पे बैलेंस को आपने हटा दिया तो ये भाई एकदम रिलीज हो गया और अपना डिस्ट्रीब्यूशन उसने बढ़ा दिया। दिस इज कॉल्ड एज अ कॉर्नेल्स इलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट और दिस पर्टिकुलर फिनोमेनन इज कॉल्ड एज अ कॉम्पिटिटिव रिलीज, सही है। तो मतलब आपने बैलेंस को हटा दिया तो कैथामलस यहाँ पे बढ़ चुका है, सही है। तो देखो वही बात यहाँ पे हो रही है। तो व्हेन कॉम्पिटिटिव सुपीरियर बार्नाकल बैलेंस वे रिमूव्ड, कैथामलस एक्सपांडेड डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। अब एक देखते हैं कि फिर से वही बात हो रही है कि भाई क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अगर हो तो ये जरूरी नहीं कि उनमें कंपटीशन होगा ही होगा।
तो ये बात हमें हमें प्रूव की है मैकआर्थर रिसोर्स पार्टीशनिंग में। अब इन्होंने बताया कि रिलेटेड स्पीसीज डू नॉट नेसेसरीली कम्पीट फॉर द रिसोर्सेज। ऐसा नहीं है कि रिलेटेड स्पीसीज अगर किसी एक फूड को खा रहे हो तो भाई एक दूसरे को मारना शुरू कर दे, मतलब कंपटीशन शो करे। मैकआर्थर showed that the 5 closely related species of warbles living on the same tree were able to avoid competition and coexist। अब इन्होंने हमें ये बताया मार्क मैकआर्थर ने कि भाई जरूरी नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक दूसरे के साथ झगड़ा करे और कंपटीशन शो करे। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या हमें बताया है। इन्होंने बताया कि जैसे एक ही ट्री है, इसके ऊपर सीड आ रहे हैं, ये अलग अलग टाइप के जो स्पेसीज है एक ही फूड को लेना पसंद करते हैं। तो इन्होंने पांचों लोगों ने एक दूसरे के साथ झगड़ा करके खत्म नहीं कर डाला एक दूसरे को, बल्कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया। जैसे इसने डिसाइड किया कि ये पेरीफेरी का जो सीड है वो खाएगा, इसने डिसाइड किया कि ये मिडल वाला खाएगा, इसने डिसाइड किया कि टॉप वाला खाएगा। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अपनी अपनी टेरिटरी डिसाइड कर ली। जैसे गुंडे लोग रहते हैं कि अपना अपने एरिया फिक्स कर लेते हैं और साथ में कई बार वो मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे से भी रह लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ रिसोर्स पार्टीशनिंग। मतलब बात ये हो रही है कि मैकआर्थर साहब ने हमें बताया कि रिसोर्स पार्टीशनिंग होती है, नॉट नेसेसरी कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हो तो कंपटीशन होगा ही होगा। सही है। अब पैरासिटिज्म के बारे में बात करते हैं। पैरासाइट क्या करता है भाई, बॉडी के ऊपर आता है, हमारे बॉडी में आके फ्री में खाना और रहना शुरू कर देता है। तो ये जो पैरासाइट्स है कुछ एडेप्टेशन शो करते हैं। देखो उनके पास अब सेंस ऑर्गन की तो जरूरत उसको है नहीं। जैसे मान लो एस्केरियासिस अपने बॉडी में आके वो रहता है, उसको सेंस ऑर्गन की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। तो उन लोगों ने उस पैरासाइट ने सेंस ऑर्गन को हटा दिया। ओके, लेकिन उसके पास क्या होना जरूरी है, अधीजिव ऑर्गन जरूरी है। वो अपने पेट में जाता है ताकि इंटेस्टाइन को अंदर से पकड़ लेता है म्यूकोसा को। तो उसने अधीजिव ऑर्गन अपना डेवलप कर दिया। उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हम जो फूड ऑलरेडी डाइजेस्ट कर लेते हैं उसको वो खाता है, अपना खून पीता है। तो उसने डाइजेस्टिव सिस्टम को हटा दिया अपने ऊपर से। तो ये है भाई एडेप्टेशन शो करता है पैरासाइट। देखो उसने क्या क्या किया, और उसने हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी शो करता है क्योंकि वो चाहता है कि उसका भाई साम्राज्य फैले। तो ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि पैरासाइट कौन से एडेप्टेशन शो करते हैं। क्या उनके पास बहुत एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम है? नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं है उनको। सही है, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड जो हम खाते हैं वही वो अपने सक कर लेते हैं। तो लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम शो करते हैं, बट अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं तो हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी शो करते हैं। कुछ होते हैं भाई एक्टो पैरासाइट, जैसे कि कस्कुटा प्लांट, ये एक्टो पैरासाइट है। जैसे कि हम कहते हैं ये लाइस है ना, ये भी एक्टो पैरासाइट है जो हमारे स्किन के ऊपर आके हमारा खून चूसती है। दैट इज द एक्टो पैरासाइट। फिर एक ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जांपल भी यहाँ पे एनसीईआरटी ने हमें दिया है, जहां पे एक बर्ड दूसरे के नेस्ट में अपना अंडा दे देता है। ओके, दैट इज कॉल्ड ब्रूड पैरासिटिज्म। अब कमेंसलिज्म मतलब क्या? कमेंसलिज्म मतलब ये ऐसा इंटरेक्शन है जहां पे वन स्पेसीज बेनिफिट होता है जबकि दूसरे स्पेसीज को कोई बेनिफिट नहीं होता। जैसे किसी कैटल के ऊपर एक बर्ड आके बैठ जाता है, अब वो कैटल को क्या फायदा हो गया कि वो बैठ रहा है, लेकिन जैसे कैटल चलती है घास से तो घास से इंसेक्ट ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, उसको वो बर्ड खाता है। मतलब बर्ड को फायदा हुआ जो उस कैटल की पीठ पे बैठा था, लेकिन कैटल को कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन कैटल एंड इग्रेट, दिस इज कॉल्ड एज अ कमेंसलिज्म। जैसे ऑर्किड क्या होता है, ऑर्किड ग्रो एज एन एपिफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांचेस। अब ये जो ऑर्किड का जो ट्री है ये मैंगो के ऊपर लग जाता है, वहां से वो न्यूट्रिशन नहीं ले रहा, पैरासाइट नहीं है, लेकिन एज अ सपोर्ट मैंगो को यूज कर रहा है। मैंगो को कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन ऑर्किड को फायदा हुआ। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। जैसे सी एनिमल एंड क्लोन फिश, ये भी एक कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। अमेंसलिज्म मतलब क्या? जैसे एक फंगस होता है बेटा, वो फंगस क्या करता है, केमिकल सीक्रेट करता है कॉल्ड एज पेनिसिलिन, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं। यहाँ पे फंगस को कोई फायदा नहीं हुआ बैक्टीरिया मार के, लेकिन फिर भी उसने मारा। तो यहाँ पे क्या होता है, वन स्पीसीज इज हार्म वेयरएज द अनदर इज अनहार्म। जैसे कि पेनिसिलिन प्रोड्यूसेस द एंटीबायोटिक दैट किल्स द बैक्टीरिया। ये जो पेनिसिलिन और बैक्टीरिया का इंटरेक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म, अमेंसलिज्म। एक लास्ट इंटरेक्शन आता है जिसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या? ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जहां पे दोनों ऑर्गेनिज्म को भाई फायदा होता है। जैसे कि लाइकेन, लाइकेन क्या है? लाइकेन एक मतलब ये एसोसिएशन है बिटवीन फंगस एंड रूट ऑफ अ प्लांट। यहाँ पे फंगस क्या करता है, प्लांट को वाटर और फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके देता है। लाइकेन क्या करता है, ये अल्जी को वाटर एब्जॉर्ब करके देता है, अल्जी इंटर्न न्यूट्रिशन दे देती है फंगस को, तो दोनों का फायदा हो गया। सो लाइकेन इज द एग्जांपल। माइकोराइजा मतलब द एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड रूट ऑफ अ हायर प्लांट। तो फंगस
फॉस्फोरस देता है प्लांट को और उसको न्यूट्रिशन देता है प्लांट। तो ये भी एक म्यूचुअलिज्म है, दोनों का फायदा है। ओके, फिग ट्री और फीमेल वॉस्प, भाई एक ये जो फिग ट्री है, ये जो फीमेल वॉस्प है उसको अंडे देने के लिए भाई जगह प्रोवाइड कर देती है, और जबकि ये जो फीमेल वॉस्प है उसका पॉलिनेशन करके दे देती है। तो ये भी एक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। ऑर्किड ऑफ्रा है, ऑर्किड ऑफ सेक्सुअल डकेट एंड सूडो कॉपुलेशन। अब यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि ये जो ऑर्किड है, ये जो ऑर्किड है ये क्या करता है, अपने जो फूल है, अपने जो फ्लावर है, ये बना देता है उस इंसेक्ट के फीमेल के जैसे। तो वो जो इंसेक्ट आता है उसको लगता है कि ये जो फ्लावर है, फ्लावर नहीं ये फीमेल है, उसके साथ वो क्या करता है, कॉपुलेशन शो करता है। इट इज अ सूडो कॉपुलेशन। उस इंसेक्ट को लगता है कि वो फीमेल है, जबकि फीमेल नहीं है, वो तो फ्लावर है। सही है, दिस इज कॉल्ड एज सूडो कॉपुलेशन, सेक्सुअल डिसीट। सही है, तो ये भी एक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। ओके, सो इस तरीके से हमने आज के इस बेहतरीन चैप्टर को कंप्लीट किया है, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। बेटा अभी जैसे सेशन खत्म होगा तो तुरंत इसे रिवाइज कर देना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन बेटा। नेक्स्ट सेशन में अमेजिंग सेशन के साथ फिर से मिलते हैं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर बेटा, बाय बाय।